आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जी हां, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में अपना बड़ा फैसला सुना दिया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उस चंदे का कोई विवरण नहीं दिया जाता है और इसके आधार के ऊपर यह सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19 पार्ट 1A का साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को उल्लंघन पाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह प्रक्रिया यहाँ पर असंवैधानिक पाई जाती है और नागरिकों के हितों का हनन करती हुई दिखाई देती है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया 2017 में शुरू की गई थी। तत्कालीन उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में मनी बिल के आधार पर इस प्रक्रिया को या इस कानून को शुरू करवाया था, जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण बहुमत से ये पूरा बिल जो है पास हो गया था। उसके बाद एक कानून बना दिया गया था। 2017 में जब ये कानून बना, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। करीब 7 साल तक यहाँ पर याचिका पर सुनवाई होती रही। सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद ये पाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया कहीं ना कहीं काले धन को सफेद करने का एक स्रोत माना गया है और ऐसे में ये नागरिकों को इस चीज की जानकारी देने से मोहताज रखता है कि किस पार्टी को किस कॉरपोरेट घराने से कितने वक्त में और कितना चंदा यहाँ पर मिला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी को करीब 719 करोड़ रुपए का यहाँ पर चंदा मिला है, जबकि ये विपक्षी दलों की तुलना में अकेली भाजपा को 95% बनता है। यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेता भी घेरते हुए केंद्र सरकार को नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस पूरे मामले पर याचिका लगाई थी और उसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि ये पारदर्शी होना चाहिए। आरटीआई हर नागरिक का अधिकार है। कितना पैसा कौन और किसको देता है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में ये चुनावी बॉन्ड योजना प्रस्तावित की गई थी। तब कहा गया था कि आप बैंक से बॉन्ड खरीद सकते हैं और पैसा पार्टी को दे सकते हैं। पार्टी को चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, जो सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इसका खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में मैंने कहा है कि ये पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें दानकर्ताओं का नाम बताना चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ पर जया ठाकुर इस फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। उनकी तरफ से साफ कहना है कि ये एक असंवैधानिक तरीके से बनाया गया कानून था और नागरिकों के हितों का हनन करता हुआ पाया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हावी दिखाई देता है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का एक बेहतरीन मौका मिल गया है। इस मौके की नजाकत को भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि ये 7 सितारा ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के जो बनकर तैयार हो रहे हैं, ये उसी काले धन की पराकाष्ठा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है उसके बाद राजनीति गर्म हो जाती है और पवन खेड़ा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ये व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है, या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज
के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। ना केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। ना केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। ये इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से, खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, प्लीज, वी ओwe it to the democracy of this country to please focus on this. तो सुना आपने, यहाँ पर पवन खेड़ा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वही मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार के नाम पर अपने तमाम बड़े बड़े दावे करके सरकार में आई थी, आखिरकार चुप क्यों है? यहाँ पर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से बचती क्यों नजर आ रही है केंद्र सरकार? क्या मोदी जी इस पूरे भ्रष्टाचार को अपने आवास पर बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर देखते रहे? क्या इस पूरे भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट अपने दफ्तर में बैठकर लिखते रहे? और यहाँ पर आरोप लगाते हुए ये भी कहते हैं कि यहाँ फिर से एक आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन जो 2011 में शुरू हुआ था, अब फिर से शुरू करने की यहाँ पर जरूरत नजर आ रही है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला यहाँ से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार पर देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। अन्ना आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए जरा। अभी मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था, अटल जी का एक भाषण। किसान आंदोलन उस जमाने में हमारे खिलाफ हुआ था और अटल जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया था कि हम लोग जरूरत पड़ी तो खुलकर इन किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। अटल जी देशद्रोही थे, तो भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला, ये कैसे कब तक चलेगा? कम से कम आप लोग तो तुरंत, ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये कहा है, इनको आप लोग खुद ही पूछ लिया करिए कि साहब, जब आप अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, जब विवेकानंद फाउंडेशन अन्ना आंदोलन को समर्थन कर रही थी, जब आरएसएस अन्ना आंदोलन के वक्त चूल्हे लगा लगा के खाना बांट रही थी बना बना के, हम सबके सामने हुआ था, आप भी रिपोर्टर थे, मैंने भी आपको देखा है वहां जी। तो फिर वो क्या था? देशद्रोह था। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रक्त का संचार आंदोलनों से होता है, विपक्ष से होता है, विरोध से होता है। तो आपने सुना, यहाँ पर अन्ना आंदोलन का भी जिक्र करते हुए नजर आए पवन खेड़ा। उनकी तरफ से कहना है कि हम बार बार इस कानून का विरोध करते नजर आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार यहाँ से भाजपा को लग गई है, उसके बाद ये पूरा मामला जो है अब कहीं आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनता हुआ नजर आ सकता है। साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और अपने चंद मित्रों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। बहरहाल अब देखते हैं कि बीजेपी इस पूरे आरोपों पर क्या पलटवार करती है और आगामी वक्त में अब ये वार प्रतिवार किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।